तो वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर इस चैनल पर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं ढेर सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपको करा रहा था जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके होने वाले हैं, जिनमें आज हम दो महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों की बात करने वाले हैं। एक आपका 73rd और एक आपका है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहाँ से सवाल कई बार पेपर में देखने के लिए मिला है, ठीक है, और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है भाई दोस्त, तो जुड़े रहिए। ये आपका एसएससी सीजीएल जीएस फाउंडेशन का बैच है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर करेंगे सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपकी कंपटीशन से रिलेटेड जीएस की एक पूरी सीरीज चल रही है और ये आपका इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है ना। ये भी आपको याद रखना, दैट इज द पॉलिटी का टॉपिक। और इस टॉपिक को आप कह सकते हैं स्थानीय स्थानीय स्वशासन, है ना। स्थानीय स्वशासन बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन भारत के अंदर ये अंग्रेजी समय पे आई थी, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो हमने आजादी के बाद दो संविधान संशोधन किए थे, आज हम इनके बारे में महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए कहानी को करते हैं स्टार्ट बिना देर किए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप हेडिंग बनाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की आज हम बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन टॉपिक यहां पर हमारा क्या है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे 73वां संविधान संशोधन। 73वां संशोधन, ठीक है। ये सवाल कई जगह आपको देखने के लिए मिलता है। इवन आपने देखा होगा, ये आपकी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा 73वां संविधान संशोधन। देखिए संविधान संशोधन क्या होता है? संविधान में होने वाला बदलाव, जब हम संविधान में या तो कुछ नया ऐड करते हैं या पुरानी किसी व्यवस्था में परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहली बात तो संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1992 में, ठीक है। लेकिन इसे लागू कब किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। 1992 में संशोधन किया गया था, लेकिन इसे लागू किया गया था कब? 24 अप्रैल, याद रखना, इसे 24 अप्रैल 1993 अधिनियम कहते हैं ना। तो इसे बनाया गया था 1992 में और लागू किया गया था 1993 में। तो आप इस संविधान संशोधन अधिनियम 1993 कह सकते हैं। इस संविधान संशोधन की खास बात यह है दोस्त कि इसके माध्यम से दो चीजें हुई थी। पहली चीज, भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, जो पंचायती सिस्टम होता है ना, जिसे हम कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था को भारत का संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारत के संविधान में इसे क्या दी गई? जगह दी गई। ये चीज आप लिख लेंगे, संविधान का दर्जा, मतलब संविधान के अंदर इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। दूसरी चीज, इसके माध्यम से शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जब शक्तियां कई, आप कह सकते हैं, कई स्तरों में बांट दी जाती हैं। अभी तक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ही संवैधानिक दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब आप कहेंगे जो कि स्थानीय शासन यानी लोकल गवर्नमेंट को भी यहां पर क्या मिला? सत्ता के विकेंद्रीकरण के माध्यम से देश के संविधान में एक, आप कह सकते हैं, प्रावधान मिला, ठीक है। अब इसके बारे में धीरे धीरे मैं आपको सारी इसके फीचर्स बताता हुआ चलूंगा, इसकी संरचना, इसके नियम, सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात तो बात कर लेते हैं हम इसके बारे में कि संविधान में इसे कहां पर जगह दी गई है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि संविधान के अंदर इसकी जगह आप लिख लेंगे। संविधान में इसे कहां पर जगह दी गई है? पंचायती राज व्यवस्था को। यहीं से ही सवाल पहला आपका पेपर में बनता है। तो संविधान के अंदर जो इसे जगह दी गई है वो संविधान के भाग आप कहेंगे संविधान के भाग 9 के अंदर, ठीक है। संविधान के भाग 9 के अंदर इसको जगह दी गई है, ठीक है। संविधान का भाग 9 है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन संविधान के अंदर इसी अनुच्छेद के माध्यम से, ये भी आपको पता होगा, संविधान के अंदर इसी के माध्यम से एक नया अनुच्छेद भी यहाँ पर जोड़ा गया था। वो अनुच्छेद क्या था वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, है ना। एक नया अनुसूची भी इसके माध्यम से जोड़ी गई थी। तो संविधान के कौन से भाग में इसका जिक्र है? भाग 9 में इसका जिक्र है। दूसरी चीज, इसी के माध्यम से संविधान के अंदर एक अनुसूची जोड़ी गई थी, है ना। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि अनुसूची का आपका क्या नाम है? याद रखना, अनुसूची 11 है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद भी आप लिख लेंगे, ठीक। अनुच्छेद जो जोड़ा गया था वो भी आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद यहाँ पर जोड़ा गया था अनुच्छेद 243, जिसमें आप पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं। अनुच्छेद 243 में इसके पार्ट ए से लेकर और पार्ट ओ तक पूरे में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? पंचायती राज व्यवस्था देखने के लिए दोस्त मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें कि ये जो 11वीं अनुसूची है संविधान की, इसे आप हाईलाइट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये जो संविधान की आपकी 11वीं अनुसूची यहाँ पर दिख रही है,
इसमें ये कहा गया कि जो पंचायतें हैं, जो भारत की पंचायतें हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लिख लेंगे। जो भारत की पंचायतें हैं जो कि ग्रामीण स्तर पर शासन करती है, वो कितने विषयों पर कानून बना सकती हैं? तो इनको यहाँ पर 29 विषय दिए गए थे, ये भी आप याद रखेंगे। कई बार आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो 29 विषय दिए गए थे, ठीक है। देखो कैसे याद करेंगे, भाग में भी 9 आता है, विषयों में भी 9 आता है, ये तो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा आगे देखो, इनका भी यूनिट डिजिट क्या है, आप कहेंगे अगर इक्वल करेंगे तो यहां पर भी इनका यूनिट डिजिट क्या आता है, 9 आता है। तो आप देख रहे हैं 9 9 हर जगह 9 जरूर बन रहा है, ठीक है। तो सबको याद करने का तरीका क्या है, ऑप्शन में आपको या तो 9 बनता हुआ दिखाई देगा या फिर 11, या तो 9 बनता हुआ दिखाई देगा आपको या फिर 11 बनता हुआ दिखाई देगा। देखो कैसे, भाग 9 है, यहाँ पर टोटल अल्फा जो आपके ये हैं नंबर्स हैं, इनका सम भी आप कहेंगे सर 9 हो रहा है। यहाँ पर 9 और 2 11, यहाँ पर 11, तो 9 और 11 के आसपास इसके भाग, अनुसूची और विषयों का नंबर या फिर अनुच्छेद का नंबर घूमता है, ठीक है। एक ही झलक में आपको अब ये याद हो जाएगा। आगे चलें, इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, एक दो विषय आप लिख लेंगे, जैसे कि कृषि का प्रबंधन थोड़ा सा करती है पंचायत हमारी, गांव में पीने का पानी यानी पेयजल प्रबंधन करती हुई आपको दिखाई देंगी। इसके अलावा थोड़ा सा गरीबी उन्मूलन के लिए काम करती हैं, ये भी आपको पता होगा, भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए भी ये काम करती हैं, हमें कई बार दिखाई देती हैं दोस्त, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप मुझसे जरूर पूछेंगे, यहां तक कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम आगे बढ़ पाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट ये है कि इसके अंदर त्रिस्तरीय प्रणाली शुरू की गई थी। अब मुख्य विशेषता इसकी लिख लेंगे, इस संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताएं मैं आपको सारे पॉइंट्स यहां पर बताऊंगा। पहली विशेषता यहां पर क्या रही उसको लिख लो। पहली विशेषता यहां पर ये रही कि इसके माध्यम से त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, याद रखना, इसके माध्यम से त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई थी, यानी 3 टायर सिस्टम बनाया गया था, 3 लेवल्स भी आप इसे कह सकते हैं। इस 3 टायर सिस्टम में क्या था, सबसे नीचे जो होती थी वो था, सबसे नीचे था यहाँ पर गांव, ठीक है। उससे ऊपर सबसे नीचे गांव है, गांव से ऊपर क्या होता था, ब्लॉक। आज भी यही होता है सिस्टम, गांव में आपने देखा होगा गांव से ऊपर ब्लॉक होता है, जिसे हम कई बार क्या कह देते हैं, खंड भी कह देते हैं, ठीक है। सिस्टम नंबर सी की अगर बात करें तो सी में आपको दिखाई देगा कि ब्लॉक से ऊपर आज भी होता है गांव में जिला, है ना, ग्रामीण इलाकों में जिला। तो ये 3 लेवल थे और इन तीनों लेवल्स के ऊपर कोई ना कोई व्यवस्था जरूर बनाई गई। जैसे गांव में आप देखेंगे, गांव में बनाई गई पंचायतें, ठीक है, याद रखना, गांव स्तर पर क्या बनाई गई, आपकी पंचायतें बनाई गई। ब्लॉक स्तर पर क्या बनाया गया, ब्लॉक स्तर पर बनाई गई आपकी पंचायत समिति, है ना, क्या बनाई गई, पंचायत समिति। ये समिति शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, यही समिति शब्द आपका क्या करेगा, इन दोनों में भेद करेगा, गांव स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर। जिला स्तर पर क्या बनाई गई, ये भी आप लिख लेंगे, जिला स्तर पर बनाई गई आपकी जिला परिषद, है ना, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये आपको याद रखना है। त्रिस्तरीय व्यवस्था पे सवाल कई बार आपका DSSB में पूछा गया है, कई बार CGL में भी यहाँ पर सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन से स्तर पर किस संस्था का गठन किया जाता है। तीनों संस्थाएं आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे चलें, थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करें। तो सभी पंचायतें जो है, पंचायतों का कार्यकाल आप लिख लेंगे। पंचायत का जो कार्यकाल होता है, इसके जो प्रधान या फिर आप कहेंगे पंच होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल पंचायतों का आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। इसके अलावा यहां पर इंपोर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे कि महिलाओं का आरक्षण कितना है, पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया, ये सवाल आपसे अगर पूछ ले, है महिलाओं का आरक्षण, कितनी सीटें यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं ग्रामीण पंचायत या फिर ब्लॉक कमेटी में, जिला परिषद के अंदर। तो लगभग आप देखेंगे 1/3 जो सीटें हैं, है ना, 1/3 सीटें कह लीजिए या फिर 33% सीटें कह लीजिए, ये आपकी किसमें नियुक्त की गई हैं, याद रखना, ये आपकी नियुक्त की गई है महिलाओं के लिए आरक्षण। इसके अलावा यहाँ पर SC और ST समुदाय को भी क्या दिया गया है, उनकी संख्या के अनुपात में, भाई क्षेत्र में जितनी इनकी संख्या है उसी संख्या के अनुपात में क्या किया जाएगा, इसी संख्या के अनुपात में आपको इनका भी आरक्षण देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहां तक हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनकी संख्या के अनुपात में इन्हें भी आरक्षण की सुविधा दी गई है, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट था और ये आसान भी था। अगली बात अगर हम करें इंपॉर्टेंट के, इनके लिए धन का जो आप कहेंगे प्रावधान है वो कौन करता है, भाई इन्हें धन कौन आवंटित करता है ना, इनके लिए धन का स्रोत क्या है, तो पैसा कहां से मिलता है, इनके लिए धन की व्यवस्था करने के लिए अलग से राज्य वित्त आयोग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, याद रखो, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, ठीक। इसके अलावा इनके चुनाव, भाई
गांव पंचायत के, ब्लॉक कमेटी के या फिर जिला परिषद के अंदर अगर चुनाव कुछ पदों पर अगर होते हुए हमें दिखाई देंगे तो वो कौन कराएगा? भारत का चुनाव आयोग इसकी चुनाव प्रणाली को नहीं देखता, ये भी याद रखना इसको। इसके चुनाव कराने के लिए अलग से एक संस्था होती है, ये आपको याद रखनी है। इसके चुनाव कराने के लिए अलग से एक संस्था आपको देखने के लिए मिलेगी जो कि बनाई जाती है, जिसे हम कहते हैं राज्य चुनाव आयोग, है ना। क्या कहते हैं इसे? राज्य चुनाव आयोग। इंपॉर्टेंट है। राज्य चुनाव क्या आयोग क्या करता है? इनके चुनाव कराता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात आपको शायद समझ में आ गई हो, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। तो दैट इज आपका ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, ये आपका 73वां संविधान संशोधन है। अब हम बात करेंगे 74वें संविधान संशोधन की, वो आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? 74वें संविधान संशोधन की बात करेंगे। तो आप यहां पर हेडिंग बना लेंगे, ठीक है। यहां पर आप हेडिंग बनाएंगे किसकी? 74वें संविधान संशोधन की। तो हेडिंग मैं आपकी बना देता हूं 74th संशोधन, ठीक है। अब इसमें क्या व्यवस्था की गई थी, इस व्यवस्था को भी आप लिख लेंगे। देखिए डीपली ज्यादा आपको नहीं जाना है, क्योंकि कंपटीशन फील्ड में ज्यादा डीपली सवाल नहीं आ रहे, है ना। अगर इजी लेवल का सवाल इससे बनता है, वही इजी लेवल में यहां पर आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं दोस्त, ठीक है। चलिए तो कहानी को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। डन। 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो यह संशोधन भी आपका कब हुआ था? 1992 में हुआ था, लेकिन इसे लागू कब किया गया था वो डेट अलग है। इसे लागू किया गया था आपका 1 जून 1993 में इसे लागू किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1 जून 1993 में इसे लागू किया गया था। और ये किससे संबंधित है? वो ग्रामीण स्थानीय, 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित था, उसमें पंचायत व्यवस्था थी। ये जो आपका संशोधन है ये आपका शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है, यानी शहरों में लोकल गवर्नमेंट को लेकर आना, है ना। शहरों में लोकल गवर्नमेंट को लेकर आना, शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है आपका क्या? 74वां संविधान संशोधन। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? आप कहेंगे नहीं सर ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था हमारा। आगे चलें, ठीक है। यहां पर भी सेम ही बात है भाई, संविधान में इसका अगर संविधान में इसके प्रावधानों की अगर हम बात करें, बहुत ही बारीक हो गया मार्कर। अगर संविधान में इसकी स्थिति की बात करें कि संविधान में इसे कहां पर स्थान दिया गया है, शहरी स्थानीय शासन को संविधान में कहां पर स्थान दिया गया, तो याद रखना संविधान के अंदर एक नया भाग यहां पर ऐड होता हुआ दिखाई देगा आपको, संविधान का भाग 9 का पार्ट ए, ठीक है। अगर बात करें कौन सी अनुसूची इसके माध्यम से जोड़ी गई थी, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, कौन सी अनुसूची इसके माध्यम से संविधान में जोड़ी गई थी, तो याद रखना अनुसूची का संख्या थी 12। 12वीं अनुसूची जो कि हमारी लास्ट अनुसूची है, वो किससे संबंधित है? शहरी स्थानीय शासन से ही संबंधित है। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना, कौन सा अनुच्छेद इसके माध्यम से जोड़ा गया था, तो वही अनुच्छेद है आपका 243 ही है, लेकिन उसमें उसमें मैंने आपको बताया था ग्रामीण स्थानीय शासन में 243 के ए से लेके ओ तक का पार्ट था, ठीक है। इसके अलावा 243 अनुच्छेद में यहां पर ओ को छोड़ के पी से लेकर, ठीक है, 243 के पी से लेके 243 के जेड जी तक, याद रखना 243 के जेड जी तक ही इसका क्या है, यहां पर आपको दिखाई देगा शहरी स्थानीय शासन। ये जो जेड जी और ये पी देख रहे हैं ना आप, ये अनुच्छेद के भी सब अनुच्छेद है, सब पैराग्राफ्स हैं आप कह सकते हैं, ठीक है। आप इसको एज इट इज याद रखेंगे। इसमें कितने विषय शामिल किए गए ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने विषय ऐसे हैं जिन पर काम करती है कौन? आपके शहरी स्थानीय शासन निकाय, है ना। तो कितने विषयों पर काम करते? जैसे वो 29 विषयों पर करती थी, तो ये आपकी 18 विषयों पर करती दिखाई देगी। कितने विषय हैं इसके अधीन? 18 विषय हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कुछ विषय, जैसे कि शहरों की प्लानिंग करना, है ना भाई, प्लानिंग से शहर बसाना यानी कि शहरी नियोजन इसी के अंडर आता है। दूसरा आप कहेंगे सड़कों का निर्माण भी इसी के अंदर आता है, शहरों में सड़कें निर्माण करना कई बार यही आपको करती हुई दिखाई देगी, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की देखरेख करना कहीं ना कहीं इसी का जिम्मा आपको देखने के लिए थोड़ा बहुत मिलेगा, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहेंगे नहीं सर, लेकिन यहाँ का 3 टायर सिस्टम देखो, बाकी तो सब सेम है, यहां पर भी याद रखना, यहां पर बाकी सब सेम है। जैसे क्या सेम है, पहले मैं वही बताता हूं जो सेम है, फिर 3 टायर सिस्टम बता दूंगा। सेम यहां पर यह है कि इसका कार्यकाल भी, यहां पर भी जो कार्यकाल होता है आपका, ऐसे निगम पार्षद होते हैं ना, यहां पर क्या होते हैं? निगम पार्षद होते हैं, आपने सुना होगा। तो निगम पार्षद वगैरह का जो कार्यकाल होता है वो यहाँ पर 5 साल का ही होता है, ये याद रखिए। अगर आरक्षण की बात करें दोस्त, तो आरक्षण भी सेम ही है,
पिछले पिछले वाले संशोधन की तरह आरक्षण यहाँ पर वुमेन्स को दिया गया 1/3 आरक्षण, और एससी एसटी की यदि बात करें हम दोस्त, तो एससी एसटी को यहाँ पर उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया कि किसी क्षेत्र में इनकी जितनी संख्या है उसके बेस पर इन्हें यहाँ पर क्या दिया गया है, आप कहेंगे सर आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अब ये भी आप याद रखिए कि इनके इनके लिए भी वित्त की व्यवस्था कौन करता है, राज्य वित्त आयोग ही करता है। इनके लिए पैसे की व्यवस्था भी कौन करता है, राज्य वित्त आयोग, जिसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट में स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन इनके लिए धन की व्यवस्था करता है। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसके बाद आ जाते हैं इसका भी त्रिस्तरीय ढांचा। अब ये लिख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, सवाल पेपर में यही से बनता है कि इसका त्रिस्तरीय ढांचा किस प्रकार है, क्योंकि उसका तो क्या था पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसका थोड़ा सा आपको अलग देखने के लिए मिलेगा। 1, 2 और 3, 3 टायर सिस्टम इसका थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है उसको समझ लेते हैं। इसका 3 टायर सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि याद रखना, सबसे छोटी संस्था यहां पर बनाई जाती है वो है नगर पंचायत, है ना। गांव की पंचायत होती है, इसी तरीके से यहाँ पर नगर पंचायत होती है। कौन सी कहां पर बनाई जाती है वो मैं आपको बताऊंगा। इससे ऊपर आती है आपकी नगर पालिका, है ना। इसे क्या कहते हैं, नगर पालिका या फिर नगर परिषद, इसे नगर परिषद कहते हैं। ठीक है, चलिए, और सबसे ऊपर नगर पंचायत, पंचायत के ऊपर नगर पालिका, और सबसे ऊपर होती है आपकी नगर निगम, जो आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलेगी, दिल्ली जैसे शहरों में देखने के लिए मिलेगी, जिसे आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। अब ये कैसे कैसे बनाई जाती है वो आप जरूर नोट कर लेंगे, क्योंकि वो बात है आपको डायरेक्टली बताने की, है ना। आप खुद से लिख लेना उन्हें। देखिए, जो जगह, जो स्थान गांव से शहर बन रहे हैं, है ना, जैसे गांव को विलेज मान लेते हैं और शहर को सिटी मान लेते हैं। जो स्थान गांव से शहर बन रहे हैं या फिर कन्वर्ट हो रहे हैं, एक तरीके से आप कहेंगे जो बहुत तेजी से गांव से शहरी क्षेत्र में बदल रहे हैं, है ना, गांव से सिटी बन रहे हैं, विलेज से क्या बन रहे हैं, आप कहेंगे सर सिटी में बहुत तेजी से बदल रहे हैं, उनके लिए ग्राम पंचायत जैसे होती थी ऐसी नगरों में क्या होती है, नगर पंचायत होती है। ठीक है भाई, तो किन नगरों में बनती है नगर पंचायत, जो गांव से बहुत तेजी से शहरों में बदल रहे हैं। फिर आते हैं नगर परिषद। नगर परिषद हमेशा छोटे शहरों के लिए होती है, जो पहले से शहर है लेकिन छोटे शहर है, या फिर आप कह सकते हैं टाउन जैसे हैं, है ना। टाउन आप समझते हो कस्बा, छोटे शहर या फिर कस्बे जैसे, वहां पर आपकी नगर पालिका बनाई जाती है। और बड़े शहरों के लिए जो मेट्रो सिटी आपकी होती है, महानगरों के लिए याद रखना, महानगरों जैसे दिल्ली, कोलकाता, बंबई, इनके लिए क्या होता है, आप कहेंगे सर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और चैनल से जुड़ने के लिए आप इसे कर सकते हैं सब्सक्राइब, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर जीएस की क्लासेस मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसी क्लास के साथ। चैनल से जरूर जुड़ना, सब्सक्राइब करना दोस्त।